नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद सबसे पहले मैंने आपके सामने यह दावा किया था कि इजराइल इसे मुमकिन नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल अमेरिका में दुश्मनी के बीच बड़ी खबर यह है, आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। जी हां, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा, और जब तक इजराइल नहीं रोकेगा तब तक शांति की उम्मीद छोड़ दीजिए। यानी मिडिल ईस्ट में अब नए युद्ध के आसार दिखने लग गए हैं। ईरान कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच में 75 साल पुरानी दोस्ती में दरार की आहट सुनाई देने लगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुलेआम मीडिया के सामने इजराइल को उसकी औकात बता रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान पर मिसाइलें चला रहा है, उधर कूटनीति धधक रही है, बीच में दोस्ती की बुनियाद हिलती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश, शांति की पहल, समझौते और बातचीत का रास्ता, तो दूसरी तरफ इजराइल जो लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हिजबुल्लाह की लड़ाई का अब कोई और छोर नहीं दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर खतरे में है? क्या इजराइल पर ईरान हमला करने वाला है? होर्मुज को आईआरजीसी ने फिर से बंद कर दिया है। सवाल उठाया है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक होर्मुज जहाजों के लिए नहीं खुलेगा। इजराइल का तर्क अलग है। उसका कहना है कि अगर उसके सामने सुरक्षा का खतरा है और हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां जारी है तो इजराइल इंतजार नहीं कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है वो अमेरिका का गुलाम नहीं है कि उसकी हर बात माने। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति दिख रही है और युद्ध अब सीधा सीधा इजराइल और ईरान को हिट करता नजर आ रहा है। तो क्या शांति की यह पहल चंद घंटों में दम तोड़ने वाली है? अमेरिका क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो, और ईरान क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा, और उसको जानेंगे विस्तार से। खबर को अमेरिका की शांति की पहल इजराइल की आक्रामकता से टकरा रही है। इजराइल रुक नहीं रहा है, अमेरिका मजबूर नजर आ रहा है। लेबनान में जारी हमले उस डील की परीक्षा बन गए हैं जिस पर वॉशिंगटन भरोसा जता रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक चिंगारी कभी एक सीमा तक सीमित नहीं रही है। मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को खाक करने के लिए काफी होती है, और यही बात हमने अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में भी देखी। लेकिन आज सबसे बड़ी बहस यही है कि शांति की मेज पर समझौता तो हुआ, लेकिन इजराइल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। लेबनान की धरती पर गिरते बम मिडिल ईस्ट को एक और लंबी और खतरनाक लड़ाई की ओर खींच रहे हैं। अमेरिका बहुत ताकत लगा रहा है, किसी तरह वो इजराइल को रोक ले, लेकिन ईरान इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से और सतर्कता से देख रहा है। अमेरिका इजराइल के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर इजराइल ईरान अमेरिका शांति वार्ता को, पीस डील को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इस बात से ईरान खुश नहीं है। सबसे ताजा अपडेट यह है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है और कहा है कि कोई भी पीस डील एक तरफा नहीं हो सकती। जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी पीस डील के महज 24 से 48 घंटे के अंदर यह डील टूटने की कगार पर है, क्योंकि बीते 3 से 4 दिन में जब से ईरान अमेरिका शांति की टेबल पर बैठे हैं, लेबनान को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है और अमेरिका और इजराइल में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में एक बार फिर दरार दिख रहा है, और इस दरार की वजह है इजराइल। सबसे पहले जानिए अमेरिका और इजराइल में किस तरह से शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। डील की वजह से अमेरिका इजराइल के रिश्ते में दरार देखी जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को औकात बताने का काम किया है। अमेरिका ने कहा है कि हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर निशाना साधा। वेंस के बयान पर नेतन्याहू
ने यूएस को करारा जवाब दिया। इजराइल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटेगा, इजराइल ने साफ कर दिया। और यह भी कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे से इजराइल को हथियार मिलता है, इसलिए इजराइल ज्यादा हवा में कूदने की कोशिश ना करे। सुरक्षा के मामले में इजराइल का अमेरिका खर्च उठाता है। इजराइल की समस्या डोनाल्ड ट्रंप की समस्या नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल पर जुबानी हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते और पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ चुका होता। अमेरिका की ईरान से जंग खत्म करने के लिए डील क्या हो गई? इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़ने लगे और इजराइल को एक कांटे की तरह चुभा। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, 2 छोर। 28 फरवरी 2026 जब ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल ने मिलकर अटैक किया, लेकिन जब डील पर साइन किया गया तो उसमें इजराइल कहीं नहीं था। इजराइल को चाय की मक्खी की तरह निकालकर ट्रंप ने इस पीस डील से फेंक दिया और अब उसी इजराइल को अमेरिका औकात दिखा रहा है और कह रहा है तुम्हारे साथ सिर्फ हम खड़े रहे, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मिडिल ईस्ट में अपने बलबूते बच पाते। ईरान वॉर के दरमियान भी 66 से 70% हथियार देने का दावा अमेरिका कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर यानी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वेंस ने यहां तक कहा कि अमेरिका अपने पैसे से इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। आप खुद सुनिए जेडी वेंस का किस तरह से तल्खियत भरा बयान सामने आया। इस मामले में एक पेच यह भी है कि अमेरिका इजराइल से रिश्ते खराब क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पीस डील को बेंजामिन नेतन्याहू फुटबॉल की तरह लात मार रहे हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक हकीकत यह भी है कि अमेरिकी सत्ता में काबिज जिस भी राष्ट्रपति ने इजराइल से टकराने की कोशिश की, या तो उसकी कुर्सी चली गई या उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। सबसे पहले आप देखिए ड्वाइट डी आइजनहावर। 1956 में सुएज संकट के दौरान इजराइल से तकरार हुआ। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इजराइल को झुकाने की कोशिश की। एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल को झुकाया। तब 1956 में एआईपीएसी इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके बाद वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाया और अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिमी कार्टर 1978 में कैंप डेविड समझौता करवाया। फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल को दबाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली लॉबी ने कार्टर के खिलाफ माहौल बनाया। 1980 में रीगन ने कार्टर को चुनाव हरवा दिया। जॉर्ज बुश सीनियर 1991 में वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद हुआ। इजराइल की $10 अरब की लोन गारंटी रोक दी। यहूदी समुदाय और लॉबी का समर्थन उनसे हट गया और 1992 में क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी सत्ता से बाहर कर दिया। अब आ जाइए बराक ओबामा। इजराइल के समर्थकों को कांग्रेस में चुनौती देने में असक्षम नजर आए। ओबामा में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कौशल की कमी दिखी, क्योंकि बराक ओबामा का नेतन्याहू से रिश्ता भी बहुत खराब था और ओबामा ने ही ईरान के साथ JCPOA परमाणु डील की थी। इसलिए इजरायली लॉबी ने ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को जब राष्ट्रपति बनवा दिया और ओबामा हार गए, और जब ट्रंप आए तो पहले ही कार्यकाल में JCPOA को डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़कर कूड़े के दान में फेंक दिया। अब आ जाइए मौजूदा रेजिम डोनाल्ड ट्रंप। ईरान डील को लेकर इजराइल से ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा इजराइल का अस्तित्व अमेरिका के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। नेतन्याहू ने इजराइल का इमेज विश्व में खराब किया है। तो क्या मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप को भारी पड़ने वाला है? क्या इजरायली लॉबी ट्रंप के खिलाफ काम करेगा? खैर, यह तो एक पॉइंट हो गया,
लेकिन अब सीजफायर के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने दुनिया को हैरान किया। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना चाहता है, वो नहीं चाहता है लेबनान का मोर्चा फिर से भड़के और ये पूरा इलाका जंग की चपेट में आए, जहां उनके बेसिस और अमेरिका के फ्रेंड्स लाइक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी सब खतरे में आ जाए। दूसरी तरफ इजराइल है जो मानता है इजराइल पर खतरा टला नहीं है। तेल अवीव का तर्क है जब तक हिजबुल्लाह की क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक वो सैन्य कार्रवाई रोकेगा ही नहीं। मतलब ये एक अंतहीन सिलसिला है। इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका सुनेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही है, रशिया से लाइव, इजराइल समर्थक हैं। और फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से आलोक साय जी से ही सवाल ले लेता हूं कि ये बात मैंने आलोक साय जी आपको याद होगी पहले ही कहा था मैंने, और कई बार इसको हमने आपस में चर्चा भी किया कि नहीं मानेगा इजराइल तो नहीं मानेगा। पीस डील के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं और पिछले 3 दिन में तो जिस तरह की तबाही लेबनान में मचाई है वो तो पिछले 30 दिन के मुकाबले में भी भारी है। जिस हिसाब से जब से ये पीस डील की शुरुआत हुई, जब से इस पर बातचीत शुरू हुई अमेरिका के साथ, नेक्स्ट क्या? ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। और हां, होर्मुज बंद हो गया है, यह भी मैं आपको बता दूं, आईआरजीसी ने होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। जी विवेक जी, देखिए अगर आपको याद हो, आपके इसी चैनल पर जिस दिन ट्रंप ने धमकी दी थी कि आज रात को सबसे बड़ा आक्रमण करने वाले हैं वो, मैंने आपको बोला था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आक्रमण कैसे करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आक्रमण को फिर कैसे बचाएंगे। मैंने आपको आंकड़ा भी दिया था उनके इंटरसेप्टर्स का। आप देखिए इस समय स्थिति यह है वहां पे कि आज शाम को रॉयटर्स के माध्यम से एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने यह डिक्लेयर किया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में संधि हो गई है और ये मान गए हैं कि शाम को 5 बजे के बाद से युद्ध विराम इनके बीच में हो जाएगा। लेकिन उसी के बाद ताबड़तोड़ एक बड़ा भीषण आक्रमण आज हुआ है। आज के आक्रमण में सिर्फ 47 लेबनीज लोग मारे गए हैं और 100 के आसपास घायल हुए हैं। तो ये आक्रमण काफी भीषण है। अब देखना यह है कि क्या इजराइल संधि करता है हिजबुल्लाह के साथ में, जैसा कि अमेरिकी डिप्लोमेट ने बोला है। मुझे तो इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब आक्रमण करेगा, छोटा भी आक्रमण करेगा, तो इजराइल का आक्रमण बहुत ही भीषण होगा। और देखिए आपने जो बात बताई ना कि अमेरिका में जिस तरह से हालत हो गई है और जेडी वांस जिस तरह से इजराइल के खिलाफ आग उगलने लगे हैं अपने स्टेटमेंट में, तो मुझे तो विवेक जी अब लग रहा है कि ट्रंप के दिन नजदीक आ गए। आपको जिस तरह से जैसी हरकतें वो करने लगे हैं, अभी देखिए मिलानी के साथ उन्होंने क्या चीप हरकत की है, किस तरह की ओछी हरकत। मतलब कैसा एक राष्ट्रपति, एक देश का राष्ट्रपति इस तरह की हरकतें कर सकता है, वो भी इतने बड़े देश का, और उसके बाद से इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देना। और तो और जिस तरह की डील इन्होंने साइन की है, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, पूरे 14 पॉइंट पे हर जगह मात खा के तमाचा इन्होंने खाया है इस डील में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मुझे बस एक यही लग रहा है अंदेशा कि शायद अगर ये शातिर है तो शायद कहीं ये समय तो बाई नहीं कर रहे हैं, अभी डील करो, कुछ दिन तक और टालो, और इजराइल हल्का फुल्का आक्रमण करेगा बीच में, फिर अगर युद्ध होता भी है नहीं सर, लेकिन अगर बैक स्टोरी कुछ होती, पर्दे के पीछे की कुछ कहानी होती, तो खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने आकर इस तरह से एक दूसरे की मट्टी पलित फजीहत नहीं करते। जिस तरह से औकात दिखाई जेडी वांस ने कि तुम हमारे हथियारों से जंग लड़ रहे हो और हमारी वजह से सुरक्षित हो, तो अपनी औकात में रहे, बेसिकली कहने का मतलब ये था। विवेक जी देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है, उसके पास एडिक्वेट नंबर्स में इंटरसेप्टर्स नहीं है। जो आप देखिए प्रोडक्शन रेट जो उनका है, उनको कम से कम 4-5 महीने का समय चाहिए ईरान से खुले अच्छी तरह से युद्ध करने के लिए, मिनिमम। और मुझे ऐसा अंदेशा है कि नवंबर के बाद ये बड़ा युद्ध होगा, तब तक छोटा मोटा होता रहेगा। नहीं तो अब छोटा मोटा क्या, मुझे लगता है ईरान ही इजराइल पर अटैक कर देगा संजीव श्रीवास्तव जी, अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, जो कि नहीं रुकने वाले हैं, क्लियरली कह रहा हूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूं कि ये जो इजराइल के जो हमले हैं वो लेबनान पर आने वाले समय में भी जारी रह सकते हैं, और उसके पीछे
के कई कारण हैं, और एक कारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स कंसिडरेशंस हैं, वहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं, और उन इलेक्शंस में वो आतंकवाद के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है 7 अक्टूबर 2023 को के बाद से, उसको वो सबसे बड़ा एक अपना एजेंडा और अपना हथियार बना करके वो इलेक्शंस लड़ेंगे। और उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस इत्यादि भी हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी प्रश्न है। उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के संदर्भ में भी हमें इसको देखना होगा कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये अवश्य है कि इस डील को लेकर के इजराइल के अंदर अनेक आशंकाएं हैं, और जिस तरीके से आज भी ईरान की इस्लामिक रिजीम आतंकवादियों को अपना पूरा समर्थन दे रही है, जो हिजबुल्ला को अब उन्होंने कहा है कि जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक ये डील भी एक खतरे में पड़ेगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से रुका गया है, तो ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है वो अनसर्टेन, एक वोलाटाइल जो सिचुएशन है, जैसा कि मैं आपके सोच में पहले भी कहता रहा हूँ विवेक जी, कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है कोई डील करना। और दोनों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में भी बहुत ही सीरियस और डीप ट्रस्ट डेफिसिट है, अविश्वास की गहरी खाई है। एक स्टेटस को टूट चुका है, जो कि दशकों पुराना स्टेटस को था 28 फरवरी को, और उसके बाद से ये बिल्कुल टूट चुका है, और एक नया यथास्थिति, नए तरीके की सहमतियां बनाने में समय लगेगा। अब ये ईरान की इस्लामिक रिजीम पहले वाले रिजीम नहीं रही है, ये कहीं हार्डलाइनर है, कहीं ज्यादा ये आईआरजीसी लेड रिजीम है। तो ऐसे में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेट हटाना फिर लगा देना, हटाना फिर लगा देना, ये सब पूरा जो एक वहां पर जो नहीं, ये असेसमेंट के मुताबिक होर्मुज को वेपनाइज कर दिया ईरान ने। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होर्मुज पहले की तरह कभी नहीं रहेगा, ये बार बार ईरान ने भी कहा है। फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज जी। जी बेसिकली पॉइंट ये है कि आतंकवादी तो ईरान, इजराइल है, अमेरिका है, ये पूरी दुनिया जानती है। ग्लोबल साउथ में ये स्पष्ट बात है, और यूरोप में भी अंडरस्टैंडिंग है कि जो वॉर क्राइम्स है, वॉर क्रिमिनल है, जो आतंकवादी है वो इजराइल है। सबसे जो हार्डलाइन सरकार या दुनिया में वो कट्टर यहूदी सरकार, वो नेतन्याहू, बेनगवीर, स्मोत्रिच की है। बेनगवीर का तो यह हाल है कि अमेरिका में भी इसको वीजा भी नहीं दे रहे एंट्री के लिए, इतना कट्टर है वो। यूरोप में भी उसके लिए बड़ा मसला हो गया है। तो यह एक अंडरस्टैंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी बात मैं बोलूंगा कि अक्टूबर 7 को लेकर मैंने काफी तथ्य दे दिए, मगर अभी तक श्रीवास्तव जी समझे नहीं बात को। 23 नवंबर 2023 का न्यूयॉर्क टाइम्स उठाकर देख लीजिए, फ्रंट पेज का हेडलाइंस है, नेतन्याहू को पता था ये हमला होने वाला है, उसने पूरा का पूरा होने दिया है। कतर से हमास को फंडिंग का पूरा आयोजन प्रयोजन सब इन्होंने करके दिया है, नेतन्याहू ने कतर के साथ कोऑर्डिनेट करके। उस पर एक लंबी बहस चला दीजिए, मैं पूरा किच्छा चिट्ठा तोड़ दूंगा, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। तीसरी बात यह है कि श्रीवास्तव जी की एक ही बात सही है कि बेसिकली नेतन्याहू का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बड़ा प्रॉब्लम है। करप्शन के 5 केसेस है, आप केसेस बता देने के सर वो कितना भ्रष्टाचार सर, और उसके साथ वो अगर हारेगा तो ये सारे मुद्दे हमने एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन फिरोज भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब यहां से आगे क्या देख रहे हैं। अगर लेबनान पर हमले इजराइल नहीं रोकेगा तो क्या होगा? क्या अमेरिका इजराइल पर हमला कर देगा, या वित्तीय सहायता रोक देगा? क्या ईरान इजराइल पर हमला कर देगा? क्या मिडिल ईस्ट फिर से धधकेगा? दिक्कत तो यहां पर है। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि श्रीवास्तव जी थोड़ा पीछे ले गए तो इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ा, क्योंकि जब जब ये हमास हिजबुल्लाह का आतंकवादी बोलेंगे मुझे बोलना पड़ेगा वो नहीं है, इंडिया नहीं मानता, कोई नहीं मानता, सिर्फ ये फॉक्स न्यूज के टाइप जो लोग होते हैं हमारे टीवी पे आने वाले, यही सब बोलते हैं। एक वो बात। दूसरी बात ये स्पष्ट है कि ईरान ने जो 14 मेमो थे, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें पहला एक पॉइंट था लेबनान को लेकर। जब लेबनान पे उल्लंघन हो गया है तो ईरान फिर मारेगा इजराइल को, और उसके बाद अगर अमेरिका पीछे हट गया, और उसकी संभावना काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रंप और जेडी वैंस के जो बयान है उससे लग रहा है कि ये बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है दोनों के बीच में। ट्रंप की जरूरत है मिड टर्म जीतना, वो जंग होगी तो जीते पाएगा। जेडी वैंस का है कि जंग खत्म हो तो वो 2028 में प्रेसिडेंट के नॉमिनी बने और जीते। यही परिस्थिति होगी तो मिड टर्म में ट्रंप भी हारेंगे और जेडी वैंस का प्रेसिडेंटशिप खत्म। तो ये डायरेक्ट टकराव है, ये पॉलिटिकल करियर नेतन्याहू और ट्रंप और जेडी वैंस को लेकर। तो मेरा स्पष्ट बोलना है कि ईरान ने एक जिम्मेदारी ले ही लेबनान को डिफेंड करने की। यहाँ एक्सपेंशन इज हेजेमोनिक, और जो कॉलोनियल पावर है, अभी तो काजा कलास ने भी, जो यूरोप की लीडर, उसने भी बोल दिया अपार्थाइड रेजिम है, पूरी दुनिया ये बोल रही है।
जो जूइश लिबरल्स है इसको पूरा एक जूडियो नाजी एंटिटी बोल रहे हैं इस रेजिम को, इजराइल के रेजिम को। तो पहले इस रेजिम के कैरेक्टर को समझो, उसको डिफेंड करना बंद करो। ये पूरे वॉर क्रिमिनल्स है यार। ट्रंप ने सही बात बोली कि दुनिया में सभी इजराइल से नफरत करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।